नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज, एक शुभ सूचना लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे बेटा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम DSSSB या DSSSB कहते हैं, तो जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSSB की तरफ से पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है बेटा। और यह वैकेंसी आपके लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं DSSSB की नौकरी कोई साधारण नौकरी नहीं होती। तो दोस्त, आइए हम आपको बता देते हैं इस वैकेंसी के विषय में। सबसे पहले आपको हम मुख्य स्थान पर ले चलते हैं, जहां आपको ले चलना है, और वो मेन स्थान आपका ये है। यहां अगर आप गौर करेंगे तो मेरे मित्र, यहां आप लोग पाएंगे कि पीजीटी हिंदी में जो है वैकेंसी आई हुई है। और इसमें अगर आप ध्यान दें तो पीजीटी हिंदी मेल, ये जो है आपका जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, देखिए दो तरह की वैकेंसी है बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरह की वैकेंसी है। क्योंकि एक वैकेंसी जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, हम भाई हिंदी के आदमी हैं, अंग्रेजी के कठिन वर्ड हो तो कठिन हो जाता है, की तरफ से है, और दूसरा DSSSB। तो इसमें दो तरह की वैकेंसी है। तो पहला जो वैकेंसी है पीजीटी हिंदी मेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसमें एसटी का एक पद है, इसमें जनरल ओबीसी एससी की कोई वैकेंसी नहीं है। अब अगर हम सीधे इसी पर आ जाएं, पीजीटी हिंदी फीमेल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो इसमें महिला में वैकेंसी है काफी बेटा। हिंदी में जनरल के 3 पद हैं, एक पद एससी का है, और इस तरह से कुल 4 पद हैं। अगर हम आ जाएं पीजीटी हिंदी जो है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से है, तो यहां इसमें जनरल में 3 पद हैं, एक पद ओबीसी का है, एक पद एससी का है, एक पद एसटी का है, एक पद ईडब्ल्यूएस का, और टोटल 7 पद है। तो इस तरह से हिंदी के 3 कैटेगरी में है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 2 वैकेंसी हैं, मेल फीमेल, और एक आपका जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की तरफ से है। अब इन तीनों की जो परीक्षा का आयोजन होगा वो दिल्ली, अभी मैंने आपको बताया कि DSSSB के माध्यम से ही होगा। अब सबसे पहली बात है कि इस विज्ञापन को देखते ही बहुत से बच्चों के मन में एक निराशा सी है, अरे यार 7 पद है 8। दोस्त, आपको एक बात बताऊं, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, आपको एक ही सीट पे नौकरी करनी है और एक ही सीट लेनी है, और मजा तभी आता है जब संघर्ष इतना कड़ा हो। और कई बार आपको एक अच्छी बात और बताऊं, कई बार इसमें बहुत लाभ मिलता है। क्यों लाभ मिल जाता है? बहुत उससे बड़े यार छोड़ो 7 पद है कौन भरे। नतीजा क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कंपटीशन बिल्कुल इजी हो जाता है, पता चला 100-200 फार्म ही पड़े हैं टोटल। तो भैया, अगर आप अच्छी तैयारी के बच्चे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये न देखें कि 1 पद है 2 पद है, जरूर से जरूर अप्लाई करें, क्योंकि नौकरी आपको 1 पद पर करनी है। ऐसा नहीं 7 पद है तो आप 7 पे कहीं हाथ कहीं पांव रख के नौकरी करेंगे, नौकरी आपको 1 पद पर करनी है। तो मन में विश्वास रख के करिए। दूसरी चीज, अब आपके मन में एक जिज्ञासा फिर आई होगी कि चलो गुरुजी ठीक है, आपकी बात सही है भाई, नौकरी हमें तो 1 ही सीट लेनी है, तो 1 सीट भी हो तो बहुत है। पर मामला यह है कि हम क्या इसका फॉर्म भर सकते हैं? सबसे पहली बात है, तो आइए दोस्त, हम यहां आपको सबसे पहली जो चीज बताएंगे वो चीज बताएंगे योग्यता, क्वालिफिकेशन, कि भाई इस पद को भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी
चाहिए। तो देखो बेटे, योग्यता में जो सबसे बड़ी बात आती है, सबसे प्रथम जो बात आती है वो आयु की आती है, उम्र की आती है, और ये है 32 ईयर। किसके लिए? जनरल के लिए, अदर वर्ग, ठीक है, जनरल। अब इसके अकॉर्डिंग जिसको जितनी जैसे छूट मिलती है वो छूट मिलेगी। जो अधिकतम आयु है छूट के बाद, ठीक, छूट के बाद जो है, जो अधिकतम आयु है बेटा वो है 36 वर्ष। कहने का मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर हैं फिर तो आप किसी भी कंडीशन में, चाहे आपको एज में छूट मिले, कुछ भी हर हाल में नहीं भर सकते। बट अगर आप इसके भीतर हैं, 32 के से अंदर हैं या 36 तक हैं, तो फिर आप ये देख लीजिएगा कि भाई हम किस कैटेगरी में हैं और उस कैटेगरी की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है ना। क्योंकि मैंने बताया कि जो जनरल की मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर है। अब उसके अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है जैसे उसी के अकॉर्डिंग होगा। और ये कब क्लियर होगा? जब आप वैकेंसी भरने जाएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, अब हम यहां और बताएं कि आप कहोगे कि चलो सर ठीक है, एज तो हमने मान लिया, अब शैक्षिक योग्यता क्या हो हमारी? एक मजबूरी ये भी है कि भाई शैक्षिक योग्यता न, क्वालिफिकेशन हमारी क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहां भी मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आप शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे तो नंबर 1, हिंदी विषय में, हिंदी विषय में परास्नातक पूर्ण होना चाहिए। हिंदी विषय में परास्नातक पूर्ण होना चाहिए। मतलब आपका हिंदी विषय में आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, अपीयरिंग मान्य नहीं है। नंबर 2, बीएड होना चाहिए। यहां संस्कृत का कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, यह बात ध्यान से सुन लीजिए कि यहां संस्कृत का, या ये कहिए आपकी यहां जो कॉम्बिनेशन है हिंदी के साथ संस्कृत का, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, अब एक मामला यहां और बड़ा मजेदार है यार, ऐसी वैकेंसी हमने देखी नहीं। क्या? मान लीजिए आप हिंदी से जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं बट आप बीएड नहीं हैं, फिर तो मामला बिगड़ गया। भाई हम फॉर्म नहीं भर सकते? नहीं जी साहब, अभी नहीं भागिएगा नहीं ये सोच करके, अभी आप रुकिए। क्यों? अगर आपने पीएचडी पूर्ण कर ली है, मतलब अगर आपने डॉक्टरेट की उपाधि पूर्ण कर ली है, तो भी अगर आप बीएड नहीं है और आपकी पीएचडी कंप्लीट है तो भी आप जो है कर सकते, फॉर्म भर सकते हैं। मतलब बीएड नहीं है पर अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप कहो कि साहब हम तो बीएड भी नहीं है, हमने पीएचडी भी कंप्लीट नहीं की है, अब क्या करें? तो अभी एक चांस और है। क्या? अगर बेटे आपका जो है यहां इन्होंने ये भी दिया है क्या कि मतलब इंटर स्नातक, इंटर स्नातक, परास्नातक, इंटर स्नातक और परास्नातक, तीनों में अलग अलग 60%। या आप ये कहिए, हम यहां से करें कि अगर इंटर आपका 60% है, स्नातक भी मिनिमम कम से कम 60 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी कम से कम 60% है, तो ऐसी स्थिति में बेटा आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी से होना और कंप्लीट होना ये तो बहुत जरूरी है, बट आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप बीएड हैं
पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पहली बात मैंने बता दिया संस्कृत के कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज, अगर आप बीएड हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब आप फॉर्म भर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप बीएड नहीं है, आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीएड भी नहीं है, पीएचडी भी आपने कंप्लीट नहीं की है, पर आपका इंटर में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% या उससे अबव मार्क्स हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर क्या फिर हमको बीएड के लिए छूट मिलेगी? बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी। आपको क्या होगा कि चयनित होने के अगले 3 वर्ष के अंदर, अगले 3 वर्ष, चयनित होने के अगले 3 वर्ष के अंदर बीएड करना पड़ेगा। अब ये बीएड आप कहीं से, अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर एक बात बताइए, हम तो हो गए नौकरी में ना, अब हम बीएड कैसे करेंगे? भाई नौकरी करते हुए हम रेगुलर कहां कैसे वहां? तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है बेटे, इग्नू है, राजस्थान मुक्त विश्वविद्यालय है, इस तरह से तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज, मुक्त विश्वविद्यालय जो कि बीएड कराती हैं, तो आप वहां से बीएड कर सकते हैं। और वो प्रायः सरकारी चयनित लोगों को ही बीएड कराती हैं, तो आप उन जगहों से बीएड कर सकते हैं। तो योग्यता समझ में आ गई, एज समझ में आ गई बेटे। अच्छा, अब हम चले आते हैं थोड़ा सा इसके पैटर्न पर, सिलेबस की पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो देखो बेटे, अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, अगर हम बात करेंगे बेटा पाठ्यक्रम की, तो मैं यहां आपको बता दूं। अच्छा हां, एक बात और, थोड़ा सा पीछे मैं आपको एक बात और भी बता दूं। तब देखिए, इसके अलावा अगले 3 वर्ष में बीएड करना पड़ेगा, ये तो सही है। फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा, फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा, मतलब कि इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म की कोई सुविधा नहीं है। दूसरी चीज, परीक्षा भी ऑनलाइन ही होगी। तो ये 2 बात भी आप ध्यान रखना बेटा, किसी तरह की माइनस मार्किंग वगैरह की तो अभी कोई इसमें न्यूज नहीं है, बट आगे अगर देंगे तो देखा जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन। अच्छा, अब आपके मन में एक बात और उठेगा कि सर हम फॉर्म भर कब से सकते हैं? तो देखो बेटा, यहां स्पष्ट इन्होंने दे रखा है इस चीज को, यहां इन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट दे रखा है कि ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 9/1/2014, मतलब 9/1/2000 या 9 जनवरी 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 7 फरवरी 2024 है, मतलब 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के मध्य में आप फॉर्म भर सकते हैं। यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया आपको। अब हम आ जाते हैं बेटा पाठ्यक्रम पर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक चीज जानना है कि इसमें हमारे 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे बेटा? इसमें हमारे 2 पेपर होंगे, ठीक है, इसमें हमारे 2 पेपर होंगे, ठीक। जो पहला पेपर होगा वो मतलब पहला जो हमारा पेपर होगा बेटा, पहला पेपर जो हमारा होगा वो 100 नंबर का होगा। कितने का होगा? 100 अंक का होगा। जो हमारा पहला पेपर होगा वो 100 अंक का होगा, 100 नंबर का होगा। और इसमें भी हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें इस 100 नंबर में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी,
ठीक है। इसके अलावा इसमें बेटा जो है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ, ठीक है। इसके अलावा सामान्य जागरूकता, इसके अलावा सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता मतलब जिसको आप जो है जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है। और कितने 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये प्रत्येक जो है 20-20 प्रश्न होंगे बेटे, 20 प्रश्न 20 अंक। तो कुल मिलाकर इस तरह से 100 प्रश्न तथा 100 अंक, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें का जो है 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के होंगे। ये तो फर्स्ट पेपर है। अब हम आ जाते हैं सेकंड पेपर, जो हमारा विषय का होगा ना। हम आ जाते हैं सेकंड पेपर, ठीक। पहला पेपर, अब हम आ जाते हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर देखो बेटे, जो दूसरा पेपर होगा ये 200 अंक का होगा। कितने का? 200 अंक का होगा। इसमें 80 प्रश्न विषय, मतलब 80 प्रश्न हिंदी से होंगे, तो 80 गुणे 2 बराबर 160। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 160 अंक का आपका सब्जेक्ट होगा। और 20 प्रश्न जो होंगे बेटे, 20 प्रश्न होंगे आपके पेडागॉजी के, 20 प्रश्न होंगे पेडागॉजी के। तो 20 गुणे 2 बराबर 40। और इस तरह से जो है 160 और 40 सीधा सीधा 200 अंक हो गया। तो ये 200 अंक का पेपर होगा आपका। कितने का होगा? 200 अंक का पेपर होगा। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जो हिंदी की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें यहां हिंदी विषय की, हिंदी विषय की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास आप जितना पढ़ते हैं टोटल आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मतलब हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा से लेकर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर उसके बाद गद्य विधाएं, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, एकांकी, सब कुछ। तो हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको दूसरा यहां पढ़ना पड़ेगा काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में भी जैसे आपको काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ना, काव्य के लक्षण या काव्य की परिभाषा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, इसके साथ ही साथ जो है गुण, दोष, अलंकार, रस, छंद, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, पूरा काव्य शास्त्र। और इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों इसमें रहेगा। तो याद रखना, काव्य शास्त्र में आपका बेटा भारतीय व पाश्चात्य, भारतीय व पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये दोनों आपका जो है यहां काव्य शास्त्र रहेगा। ठीक। तीसरा हमारा आ गया भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान भी जितना आप पढ़ते हैं पूरा, भाषा क्या है, किस तरह से
जो है भाषा विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, फिर कैसे अपभ्रंशों से किस तरह से भाषाओं का विकास हुआ है, किस भाषा का क्षेत्र क्या है, किस भाषा की पहचान कौन सी है, कौन सी अकारांत है, कौन सी उकारांत है, वगैरह वगैरह तमाम ये सारी। तो ये भाषा विज्ञान। तो इसमें जो हमारा सिलेबस होगा बेटा, इसमें जो हमारा सिलेबस होगा वो काव्यशास्त्र होगा ना, और भाषा विज्ञान होगा। इसके साथ ही साथ हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसमें पूरा इतिहास होगा, पत्र पत्रिकाएं होंगी, ये सारा एक साथ होगा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र होगा, भाषा विज्ञान होगा। भाषा विज्ञान में मैंने कहा कि जो है भाषा की उत्पत्ति से लेकर, भाषा की उत्पत्ति से लेकर बोलियां, भाषा की उत्पत्ति से लेकर बोलियां, ये यहां तक पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा यहां जो चौथा पोर्शन आपका होगा बेटा, इसके अतिरिक्त जो आपका एक अगला पोर्शन होगा बेटा, वो पोर्शन होगा व्याकरण। क्या होगा बेटा? व्याकरण। और व्याकरण में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जितना व्याकरण पढ़ते हैं वो टोटल व्याकरण, यहां जो है आपको जितना व्याकरण आप पढ़ते हैं टोटल व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब वर्ण से शुरू करके ना, वर्ण और वर्ण व वर्णमाला, वर्ण व वर्णमाला से शुरू करके और लास्ट में वाक्य तक का पूरा व्याकरण इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस बड़ा है, बट सिलेबस वही है जो सामान्यता आप हायर एजुकेशन के लिए भी पढ़ रहे हैं, जो आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, एमपी टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ रहे हैं, बिहार के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अतिरिक्त हो। भाई अतिरिक्त तब होता जब इसमें कुछ पुस्तकें शामिल कर दी गई होती, कुछ स्पेशली जो है कुछ स्पेसिफिक राइटर्स शामिल कर दिए गए होते, तो कुछ विशेष होता। तो इसलिए आप जो आज तक पढ़ते आए हैं उसी ट्रेंड पे पेपर है, उसी तरह का पेपर है। तो हमने सारी जानकारी यहां आपको दे दी। बेटे क्लास में मिलेंगे हम लोग और बहुत जोरदार क्लास होगी। और फिर चलते चलते आपसे बता रहा हूं कि ध्यान रखना बेटा कि आपको केवल एक पद चाहिए, एक ही नौकरी चाहिए। हमें जिंदगी के हर लड़ाई को नहीं जीतना, केवल एक लड़ाई जीतना। अगर हम एक लड़ाई जीवन की जीत गए तो पूरा जीवन आनंद है। इसलिए कभी ये न देखें किसी वैकेंसी में कि 2 पद हैं 5 पद हैं, हमें तो एक ही सीट चाहिए। ठीक है, तो बेटे आइए मिलते हैं कक्षा में, जबरदस्त ढंग से पढ़ाई करेंगे। और जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के टीजीटी पीजीटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें। वहां आपको प्रतिदिन शाम 5 बजे मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, हफ्ते में 4 दिन हमारे साथ प्रैक्टिस मिलती है। बड़े जोर की प्रैक्टिस होती है, खूब बच्चे लाइव रहते हैं। आप लोग भी जुड़ें और जो है बिल्कुल निःशुल्क प्रैक्टिस है, आनंद लें, पढ़ें और सीखें। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।